वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी CTET का सेशन चल रहा है और CTET के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके अन्य पेपरों के साथ साथ महत्वपूर्ण है वह है पर्यावरणीय शिक्षा अर्थात EVS इन्वायरमेंटल साइंस, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसका दूसरा भाग जो है वह है पेडागोजिकल इश्यूज। इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि EVS को दो भागों में बांटा गया है। 30 नंबर्स के यह पेपर होते हैं। 15 मार्क्स के आपके जो इम्पोर्टेंट NCERT की बुक्स हैं उससे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर आपके पेडागोजिकल इश्यूज में होते हैं। तो पेडागोजिकल इश्यूज में कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है, उस पर आज हम लोग अपनी चर्चा को एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। पेडागोजिकल इश्यूज का आज हमारा पहला एपिसोड है, पहला पार्ट है। इसी तरीके से आने वाले दिनों में मैं आपको पेडागोजिकल इश्यूज पर आधारित एक एक करके टॉपिक वाइज जानकारी दूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे उत्साह को और आगे बढ़ाता है और आगे अच्छे से अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार करके आपके सामने रखने की हमें हौसला देता है। इसलिए मित्रों, दोस्तों, आप जो भी TET संबंधित CTET संबंधित तैयारी से जुड़े हुए हैं उन सबों से यह निवेदन है कि हमारे चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आज हमारी टॉपिक है अध्यापन संबंधित मुद्दे अर्थात पेडागोजिकल इशू। इसके कौन कौन से मुद्दे हैं इस पर आज हम आपको फोकस करते हैं। वह है EVS की अवधारणा और क्षेत्र। दूसरा टॉपिक है इसमें EVS का महत्व, एकीकृत EVS। तीसरा है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। उसके बाद है अधिगम सिद्धांत। अगली टॉपिक है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति एवं संबंध। उसके बाद है अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण। उसके बाद है क्रियाकलाप। उसके बाद है आपके पास प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य। उसके बाद है इन सभी विषयों पर चर्चा रहेगी। उसके बाद CCE और उसके बाद है आखिरी में शिक्षण सामग्री उपकरण तथा समस्याएं। इन टॉपिकों को लेकर के पढ़ने में हमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वह आखिरी में हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी EVS की अवधारणा एवं क्षेत्र अर्थात कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS। EVS अर्थात इसे हम इंग्लिश में इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं या पर्यावरण भी कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है परिचय अर्थात यह पर्यावरण क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। परिचय से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी हमारे इस टॉपिक को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने यह डिस्कशन शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। आपको जैसा भी लगे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर आप हमें अपने कमेंट्स दें, अपने सुझाव दें, अपनी समस्याएं रखें, जिससे मैं और अच्छे ढंग से आपके लिए इस विषय को, टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रख सकूं। चलिए पर्यावरण का परिचय हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम अर्थात एक रूपरेखा जिसे द करिकुलम फॉर द 10 ईयर्स स्कूल फ्रेमवर्क के तहत इसको चलाया गया था। सिफारिश की गई थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है पर्यावरण को लेकर के एक अध्ययन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अध्ययन का अध्यापन अर्थात अध्ययन का अध्यापन एक समिति गठित की गई थी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति, जो कि 1975 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत नीतिगत दस्तावेज जो निकल करके आए, जो शिक्षा को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, कि बच्चों को, छात्रों को, जो कि नीचे क्लास के बच्चे हैं, उन्हें वहां से लेकर के 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें यह पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उन्हें समझना भी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य है। पर्यावरण क्या है, कैसे पर्यावरण से उन्हें जुड़ना चाहिए, पर्यावरण को वह कैसे सुरक्षित रख सकते हैं तथा पर्यावरण से उन्हें क्या लाभ है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले इन्हें 2 वर्षों अर्थात कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण के अध्ययन किस प्रकार से कराए जाते हैं। तो अध्ययन प्रकृति, पर्यावरण के अध्ययन प्रकृति और सामाजिक
वातावरण दोनों को मिलाकर के इनके विषय बनते हैं। पहले कक्षा 1 और 2 यह जो 2 वर्ष की पढ़ाई होती है वह पर्यावरण अध्ययन, प्रकृति और सामाजिक वातावरण दोनों को मिलाकर के बनता है, जबकि आगे के 3 वर्ष अर्थात तीसरी, चौथी और 5वीं की जो कक्षाएं होती हैं उन्हें हम सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के रूप में अलग अलग पढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पर ईवीएस का 2 पार्ट हो गया, ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2। ईवीएस पार्ट 1 में जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कक्षा 1 और 2 की जो पढ़ाई होती है उसको पार्ट 1 कह दिया गया, और कक्षा 3, 4, 5 में जो पढ़ाया जाता है वह हो जाता है पार्ट 2। कक्षा 1 में हम 2 भाग में पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन, प्रकृति और सामाजिक वातावरण, जबकि पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं वह होता है सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान। इसका परिचय हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 में। इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं इस अपने इस टॉपिक को। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी 1986 में जो पारित हुई थी वह पर्यावरण को लेकर के क्या कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे नेशनल पॉलिसीज 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 1988 में भी जो लागू किया गया वह उसने अपनी प्राथमिकता में रखा कि पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण के लिए उनके कुछ दृष्टिकोण दिए गए। उस दृष्टिकोण को हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर पर्यावरण पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या कैसे कैसे हमारे पाठ्यक्रम में आया उसी पर चर्चा हो रही है। तो यह तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे नेशनल पॉलिसी 1986 में इसे लाया गया और उसके बाद दूसरी बार पुनः इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 1988 में इसे शामिल किया गया, जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि बच्चों को पर्यावरण संबंधी परिचय नीचे क्लास से ही दिए जाएं, जिससे कि वह जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से कैसे हमारा आपसी संबंध है, इस चीज़ को वह समझना शुरू करेगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। NCF 2000 में पुनः 2, 3, 4 यह चौथी बार जो है कि निकल करके आया, तीसरी बार निकल करके आया NCF 2000। NCF 2000 ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। वह एकीकृत पाठ जो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया पार्ट 2 है ईवीएस का, वह प्राथमिक स्तर अर्थात 3, 4, 5 के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को जो कंबाइंड रूप से पढ़ाया जा रहा है उनको मिला करके हमारा ईवीएस पार्ट 2 हो गया। इसको अलग अलग नहीं पढ़ करके एक साथ पढ़ना है। यह था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा है कि वर्तमान समय से अभिप्राय यहाँ यह है NCF 2000 के बाद चौथी बार जो आता है NCF 2005 में पर्यावरण के अध्ययन के लिए इसे एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता मिली। अर्थात 2005 में NCF 2005 जो आया लास्ट, उनका अभिप्राय यह था कि जो हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं उन्हें एकीकृत करके पढ़ाया जाए। एकीकृत का दृष्टिकोण निरंतरता को आगे बढ़ाने के लिए इस पर इन्होंने कहा है। अब बात आती है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण ये तो थी अधिनियम के द्वारा, समितियों के द्वारा जो ऊपर हमने चर्चा किया वह पारित की गई कौन कौन सी प्रक्रिया के तहत आज हम इस पर्यावरण या ईवीएस के विषय को पढ़ते हैं। अब आगे हमारा परिचय है कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ है वह बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है। अब यहाँ चारों ओर से अभिप्राय केवल हवा नहीं है, केवल मिट्टी नहीं है, केवल पानी नहीं है। हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ इसके हमारे आसपास जितने कुछ हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अदृश्य और सदृश्य रूप में जो भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो हमें सीधे या यूँ कहें कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हमें प्रभावित करते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर पर्यावरण के तहत पढ़ते हैं। इसलिए कहा गया है पर्यावरण का अर्थ है वह बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तथ्य से लिया जाता है जो चारों ओर से घिरे हुए है। पर्यावरण शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। आप जो अंडरलाइन देख रहे हैं रेड पेन से, वह आपके CTET के लिए क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। आपसे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है
क्या पर्यावरण की पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? तो पर्यावरण की पढ़ाई यानी बच्चों को बताना जो है वह प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से ही शुरू होती है। इसीलिए कहा गया है पर्यावरण शिक्षण निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और कैसे, कब से? प्राथमिक स्तर से ही इसकी शिक्षण आवश्यक हो जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। आगे हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज क्या है, यह क्या क्या अवधारणा है, हमारी क्या संकल्पना है, इस पर आगे बढ़ते हैं। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। क्या कहा गया है? बच्चों को, जैसे हम जानते हैं कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वह शुरू से जैसा ज्ञान दिया जाएगा उसी के अनुरूप बन जाता है, ढल जाता है। इसीलिए यह विशेष करके ध्यान दी गई हमारी शिक्षा नीति में कि बच्चों को बचपन से ही नीचे क्लास से, अर्थात प्राइमरी से, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 से ही इन्हें यह ज्ञान दिया जाए अपने पर्यावरण के बारे में, क्योंकि पर्यावरण ही उनकी सबसे बड़ी सहायक है और उन्हें पर्यावरण का बचाव भी करना है। इसीलिए बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित हम कैसे करेंगे? तो प्रशिक्षण करने के लिए अवलोकन तथा चित्रों का आधार लिया जाता है। अवलोकन उस जगह पर करते हैं जो उनके सामने प्रत्यक्ष मौजूद होता है, और चित्रों का सहारा वहां लेते हैं जो उन्हें मौजूद नहीं होता है। यदि हम कुछ ऐसे वस्तुओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं जो वहां पर उनके कक्षा में लाना संभव नहीं है, जैसे यदि हम हिमालय पहाड़ के बारे में पढ़ाते हैं, हाथी के बारे में पढ़ाते हैं या अन्य किसी जीव के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहाँ उस क्लास में, कक्षा में यह संभव नहीं है कि हम हिमालय पहाड़ को ला सकें, हाथी को ला सकें या अन्य किसी पशु पक्षियों को लाया जा सके। तो वैसे जगहों पर चित्र का प्रयोग किया जाता है, चित्रों का सहयोग लिया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। और जहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखा सकते हैं उनका हम अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन एवं चित्रों के आधार पर समझ विकसित करना, क्या विकसित करना है कि अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। उन्हें इनके बीच के रिलेशन, उनके संबंध को ऐसे समझाना है जिससे कि वह उसको समझते हुए आगे की ओर बढ़ा सके। अगला पॉइंट है बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु करना। समाज में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो वह घटनाएं होती हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ना। अर्थात परिवार में कैसे रहना है, परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं, उनके साथ उनका क्या संबंध है, यह हम परिवार से ही सीखते हैं। अर्थात मस्तिष्क का विकास जो होता है वह संज्ञानात्मक क्षमता से जुड़ा हुआ टॉपिक है और परिवार से ही बच्चे सीखना शुरू करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बात आती है कि परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी सिलसिले को, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट क्यों पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल साइंस क्यों पढ़ते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कई तरह के ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको यह भी ऑप्शन रहेगा जागरूकता विकसित करना। तो यह आपका इस तरीके से यह प्रश्न बनता है। अगला पॉइंट है बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल अर्थात साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चों में खोज और हाथ की गतिविधियों में शामिल करना। अब यहाँ बात आती है कि हाथ की गतिविधि, यार साइकोमोटर स्किल से क्या मतलब है? अर्थात यह हुआ कि बच्चे वह से काम जिसे वो खुद से करके देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वैसे कार्यों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि बुनियादी संज्ञानात्मक तथा मनोप्रेरण एवं वैसे कार्य करना जिसमें कि वह निश्चित रूप से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उन कार्यों के लिए यहाँ पर मोटरसाइकिल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपके प्रश्न बनते हैं कि संज्ञानात्मक मनोप्रेरण कौशल के लिए किन किन गुणों के आवश्यक होते हैं? तो अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, अनुमान लगाना इत्यादि। अगला आगे बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे हमारे पर्यावरण में कौन कौन से हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं? तो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, जैसे लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब होता है लड़के लड़कियों के बीच में भेद ना करना। उत्पीड़न के मुद्दे, उत्पीड़न से मतलब होता है किसी का शोषण न करना। प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार इत्यादि, ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें बच्चों को हमें बचपन से ही ज्ञान देना होता है
कि इन सभी मुद्दों पर कैसे उन्हें समझना है, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे इसमें विकास करना है, जिससे कि वह इस तरीके के मानवीय मुद्दों में ना उलझें, तथा समझने की क्षमता विकसित करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकार, समानता एवं न्याय मूल्यों का विकास हो सके तथा वे एक दूसरे का सम्मान कर सके। अगला टॉपिक है उन्हें इन योग्य बनाना कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा एवं अपने अधिकारों संबंधित मुद्दों को हल करने में वो सक्षम हो सके, अर्थात उन्हें कोई बाहरी तत्व शोषण न कर सके और वे किसी का शोषण ना करें। जब वो बचपन से इस चीज को समझे रहेंगे कि समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, मानव की गरिमा क्या होती है तथा उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे होता है, तो वैसी स्थिति में बच्चे न वो खुद किसी का शोषण करेंगे और न ही किसी का शोषण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए ये जो सभी मुद्दे हैं ये सभी बच्चों को बचपन से ही सिखाए जाते हैं। अगला पॉइंट्स है पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। ऊपर से हमने पढ़ लिया पर्यावरण का परिचय, पर अब आगे बढ़ते हैं पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इससे आपके निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं, 2 अंकों के लिए बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या होता है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। यदि हमसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि प्रदूषण क्या है या पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर यहाँ है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मित्रों, पर्यावरण को किस प्रकार की और हानि ना हो, किसी और प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। जैसा ऊपर प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, ऊपर मैंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण को किसी और प्रकार की हानि ना हो और इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास हो, जिस कारण हमें पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 विषय आपको समावेशित किए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत बनाने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों को शामिल किए गए हैं, वह आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और ऊपर भी शायद आप ईवीएस के जो विषय हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। वह 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला है परिवार और मित्र, जिसे हम फैमिली और फ्रेंड्स कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 मुख्य बिंदु और हैं, रिश्ते जिसे रिलेशनशिप, पशु एनिमल्स, पौधे प्लांट्स, काम और खेल भोजन। दूसरा पॉइंट है भोजन अर्थात फूड। तीसरा है आश्रय या आवास जिसे हम शेल्टर कहते हैं। चौथा है जल या पानी जिसे हम वाटर कहते हैं। 5वां है यात्रा ट्रैवल। 6ठा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, अर्थात हाथों के द्वारा जो निर्मित हमारे चारों तरफ पर्यावरण में मौजूद तत्व है उसके बारे में अध्ययन करना। मित्रों, आज का यह फर्स्ट टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो टॉपिक्स हैं मैं एक सिलसिलेवार ढंग से आपके पास लेकर के उपस्थित हो सकूं। और आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे मनोबल को आगे बढ़ाता है, तथा साथ ही साथ आपको जो भी हमसे रिक्वायरमेंट है पढ़ाई संबंधित और जो भी शिकायतें हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें, जो हमारे मनोबल को बढ़ाएगा तथा हमारी तकनीक को उन्नत बनाने में सहयोग करेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले एपिसोड में हमारे साथ पुनः होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।